हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं दिनेश यादव वेलकम करता हूं आपका एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास का एक और चैप्टर जिसका नाम था विलियन। अभी तक हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था विलियन के बारे में। हाँ, और एक मोलरता के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था जो सांद्रता की इकाइयां थी। अब मैंने बोला था कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सारी की सारी सांद्रता की इकाइयां, जहां से एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इनडायरेक्टली वे में तो ये मान के चलो फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए तैयार हो जाइए, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। हाँ देखो, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पीछे जो मैंने मोलरता के बारे में आपको बताया था उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ और दे देता हूँ। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा था तो उसके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा आज के लिए। तो देखो मोलरता के बारे में, और जिन्होंने देखा था उनका रिवीजन भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। ओके, तो मोलरता के बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने बेसिकली बोला था मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करने वाले होंगे? कैपिटल एम से। और यहां पर मैंने क्या बोला था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो वहां पर मैंने फॉर्मूला भी लिख के सिखाया था। आपको क्या बोला था? ऊपर क्या आएंगे? मोल आएंगे। किसके मोल आएंगे? विलय के मोल आएंगे। तो हमने क्या लिखा था? एन विलय बोला था। याद है ना आप सब लोगों को? एन विलय डिवाइड बाय क्या होता था अपने पास से? वी विलियन होता था। और ये विलियन का आयतन किस में लेके चलते थे हम लोग? लीटर में लेके चलते थे। बताइए, याद है सब लोगों को? याद है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते थे? मोलरता बोलते थे। हाँ, इसी के साथ साथ में मैंने इस फॉर्मूले को आपको वेट की फॉर्म में भी लिखना सिखाया था कि कभी कभी क्या होगा कि आपको द्रव्यमान दे के रखेगा विलय का, ना कि उसके मोल दे के रखेंगे। तो अगर हमें द्रव्यमान दे के रखे तो हम लोग मोल निकाल सकते हैं। बोल सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एम इक्वल्स टू दिया गया द्रव्यमान, जो भी आपको द्रव्यमान दिया है विलय का, वो तो ये क्या हो गया? विलय का द्रव्यमान हो गया। साथ में बटे में क्या आ जाता था अपने पास? अणु द्रव्यमान आ जाता था विलय का, या अणु भार जिसको हम लोग बोलते थे। अगर परमाणु है तो क्या बोलते थे हम लोग? उसको परमाणु भार बोलते थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? अणु भार। बताइए, ये काम आप कर सकते थे। साथ में क्या होगा अपने पास? आयतन भी होगा। तो आयतन किस में लेके चलते थे हम लोग? लीटर में लेके चलते थे। अगर ये एमएल में आ जाता तो क्या करता? 1000 का भाग लगाऊंगा और ये 1000 कहाँ चला जाता था? ऊपर चला जाता था। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनता था, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता था अपने पास? डब्ल्यू विले मल्टी डिवाइड बाय क्या रहेगा? एम अणुभार। देखो एम अणुभार का, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या लिखना था? अणुभार की जगह विलय लिखना था। ये हमारे पास किसका भार था? अपने पास विलय का अणुभार था। ओके, एम तो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एम का मतलब क्या है? अणुभार है। लेकिन ये किसका है? विलय का है। बात समझ रहे हो? विलय का अणुभार। जैसे सपोज करो मैंने NaOH डाला तो NaOH का अणुभार हो जाएगा, NaCl डाला तो NaCl का अणुभार हो जाएगा। ओके, सेम वैसे ही। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? विलय। अब मेरे पास आयतन किस में होगा? ml में होगा। तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई वी। वी किस में आएगा? ml में आएगा। और देखो इसमें लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से भाग लगाऊंगा। 1000 से भाग लगाऊंगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बताइए, मेरे पास मोलरता का एक ही सूत्र बन जाएगा क्या? हाँ है ना? कर सकते हो आप मोलरता के इस सूत्र को? अगर आप इस सूत्र को कर सकते हो तो बताइए, इजीली सारे सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हो। हाँ, इसी के सीक्वेंस में मैंने तनुकरण के बारे में बताया था, मिक्सिंग के बारे में बताया था। वो सारी चीजें आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिए। मूलरता के सेंस में मैंने मोटा मोटी ये बात की थी। यहाँ पर देखो मैंने एक बात और बोली थी, अगर किसी को मोल कैलकुलेट नहीं करने आते ना तो वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखो जरा मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसको भी जरा देख लीजिए। मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर इसमें मेरे को मोल नहीं दिए तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जनरली ध्यान रखना, अपने को सिर्फ दो ही मेथड ध्यान रखने मोल कैलकुलेट करने की, क्योंकि गैसेस की फॉर्म में तो आपसे यहाँ पर पूछने के चांस बहुत कम है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अपने पास केवल दो ही फॉर्मूले काम आएंगे मोल के, जिनको मैं अभी यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ओके, तो पहला अपने पास जो फॉर्मूला होगा मोल कैलकुलेट करने का, वो हमारे पास आएगा जब आपको कोई ना कोई भार दे के रखे, किसी भी तत्व, या तो तत्व का दे दे या अणु का दे दे। ओके, या कोई भी पदार्थ तो उसका आपको भार देके रखे, तो उसके मोल कैसे निकालते हैं? तो उसके मोल निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं कि मोल बराबर, बताओ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल बराबर हम लोग क्या बोलते हैं? दिया गया भार। दिया गया भार, ठीक है। जो भी आपको भार देके रखे उसको लिख लेंगे हम लोग दिया गया भार। भार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बटे नीचे क्या आ जाएगा? अगर अणु है तो हम लोग क्या लिख देंगे वहां पर? अणु भार लिख देंगे। और अगर परमाणु है तो वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? परमाणु भार लिख देंगे। बताइए,
क्या बात समझ रहे हो मेरी? अगर अणु है तो हम लोग क्या लिख देंगे, अणुभार लिख देंगे, और परमाणु है तो क्या लिख देंगे, परमाणु भार लिख देंगे। तो ये कहानी होगी अपने पास मोल कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलेगा, आपको कभी कभी वो अणु या सॉरी दिया गया भार ना देके आपको क्या देगा, या तो वो अणुओं की संख्या देगा या फिर क्या देगा आपको, परमाणुओं की संख्या देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आओ चला उसको भी देख लेते हैं। यहां पर मैं बोलता हूं कि मोल बराबर, अब मोल को किससे लिखेंगे, बिल्कुल एन से लिखेंगे। और क्या बोलेंगे, अब देखो अब क्या देगा आपको, अणुओं की संख्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दी गई अणुओं की संख्या। क्या बोलेंगे, दी गई अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। जितने भी अणुओं की संख्या दे आपको कहां रखना है, ऊपर की तरफ रखना है। डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे हैं, फिर आवोगाद्रो संख्या से भाग लगाते हैं। किससे लगाते हैं, आवोगाद्रो संख्या। और उसको किससे लिखते हैं हम लोग, एन ए से लिखते हैं क्या, बोले सर बिल्कुल लिखते हैं। इसको भी देखो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बराबर, देखो दोनों फॉर्मुलों को मैं एक जगह लिख देता हूँ। मोल किसके बराबर होगा, अगर भार दिया हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, डब्ल्यू बोलेंगे, डिवाइड बाई, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास, अणु भार है तो एम नोड हो जाएगा, और परमाणु भार है तो ए नोड हो जाएगा। तो दोनों में कोई सा भी एक होगा, अगर अणु दिया है तो अणु भार रख लो, परमाणु दिया है तो परमाणु भार रख लो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या देते हैं, अणुओं की संख्या। अब देखो अणुओं की संख्या को हम लोग एन नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन जीरो या फिर एन नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एन नोड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। बताइए क्या आपके पास मोल का फॉर्मूला बन गया क्या, हाँ है ना। ठीक है, मैं इसको देखो डिब्बे में बंद कर देता हूं। आपके पास क्या बन चुके हैं, मोल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले बन चुके हैं। तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए, यहां तक ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए हेल्प जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नॉर्मलता से। मोलरता के बारे में मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी अच्छे से बात कर ली थी। आज हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मलता से स्टार्ट करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता के बारे में हम लोग ये बोलते हैं, देखो जैसे मैंने मोलरता के बारे में बोला था ना, सेम ऐसी नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, तुल्यांकों की बात करेंगे। अब ये तुल्यांक क्या होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या परिभाषा याद थी आप लोगों को, बहुत अच्छा, अगर याद है तो। नहीं याद है तो याद कर लेना आप, ओके, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपसे परिभाषा लिखवाई जाती है, तो उसके लिए तैयार रहना। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता के फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो बताइए फॉर्मूला क्या बोला मैंने, नॉर्मलता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, एन इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, विलय के तुल्यांकों की संख्या। किसके तुल्यांक, विलय, विलय के तुल्यांकों की संख्या, बटे में क्या होगा मेरे पास, बटे में होगा विलियन का आयतन। क्या होगा मेरे पास, विलियन का आयतन। ठीक है, और ये आयतन किसमें लेके चलूंगा मैं, लीटर में लेके चलूंगा, किसमें, लीटर में। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि प्रति लीटर आयतन में डिस्कस कर रहा हूं मैं इसको। ओके, तो अपने पास क्या हो जाएगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। तो ये तो बन गया अपने पास नॉर्मलता का सूत्र। अब देखो इसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे करता हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। देखो आपको कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट विलय के तुल्यांक नहीं देके रखेगा, बहुत रेयर चांस होगा, और आपकी किस्मत अच्छी होगी तब तो आपको क्या डायरेक्ट तुल्यांक देके रखेगा, अदरवाइज वो कभी भी क्वेश्चन में आपको तुल्यांक नहीं देके रखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, उन तुल्यांकों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं लिख देता हूं, तुल्यांक को हम लोग जनरली लिखते हैं ई क्यू से। किससे, ई क्यू, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। और आयतन को किससे लिखेंगे, वी एल से, लिख सकते हो ना इतना सा तो। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तुल्यांकों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तुल्यांक। तो अब जरा बताइए तुल्यांक क्या होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तुल्यांक के बारे में। जब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर तुल्यांक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तुल्यांक क्या होते हैं, तुल्यांक हमारे पास होता है, अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लेना ध्यान से। तुल्यांक हम लोग बोलते हैं दिया गया भार, क्या बोलते हैं, दिया गया भार। जो भी आपको भार दिया हो, जैसे विलय के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी विलय का भार दिया है वो दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। बात समझ रहे हो,
दिए गए भार को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EM से, इक्विवेलेंट मास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यांक बोलते हैं। तो अब देखो आपके पास एक और नई चीज आ गई। नई चीज क्या आई, अभी देखो पहली बात तो मैंने क्या बता दी आपको, तुल्यांक के बारे में बता दिया। अब दूसरी नई चीज क्या आई, तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार क्या होता है तो उसको भी जरा देख लो। वहां पर जहां हम लोग तुल्यांक पढ़ते हैं ना, वहीं पर तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ते हैं। तो तुल्यांकी भार क्या होता है उसको भी जरा देख लो। तुल्यांकी भार को हम लोग बोलते हैं, या जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओके, अपने पास क्या होगा, तुल्यांकी भार। ये जो तुल्यांकी भार होता है इसको हम लोग EM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है जो भी आपका अणुभार होता है यौगिक का, ओके। अगर यौगिक है तो अणुभार होगा, परमाणु है तो परमाणु भार होगा। तो मैं डायरेक्ट अणुभार ही लिख लेता हूं यहाँ पर। मैं क्या बोलूंगा, अणुभार। अगर परमाणु है तो परमाणु भार। देखो यहाँ पर परमाणु नहीं होगा, यहाँ पर आयन वगैरह होंगे, तो वहां पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, उसका परमाणु भार ही लेके चलेंगे, ओके। परमाणु भार बटे में आपके पास क्या रहेगा, एन कारक। क्या रहेगा, एन कारक। बात समझ रहे हो। अब देखो इनको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपके पास लिख देता हूँ, तो अपने को ज्यादा जगह नहीं घेरेंगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया, W/EM हो गया था। अणुभार को हम लोग किससे लिखेंगे, अभी भी बताया था मैंने, अरे एम नोड। अणुभार को एम नोड से तो लिखते हैं, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, एम नोड हो जाएगा। बात समझे। और यहाँ पर एन कारक को हम लोग लिखते हैं एन फैक्टर, या फिर एन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखो आपके सामने एक और नई चीज आ गई, एन फैक्टर। तो अभी इसको भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास एक थीम बन चुका है कि नॉर्मलता हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको देखो तुल्यांक नहीं दिया तो सबसे पहले आपको तुल्यांक निकालने पड़ेंगे। अगर तुल्यांक दिया, तुल्यांक की भार भी आपको नहीं दिया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तुल्यांक की भार निकालना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को मैं एक ही फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, उसको भी जरा देख लीजिए। क्या करना है, मेरे को बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज है ना, इनको मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। और जरा देखो यहां पर, तो अब बताइए, मैं बोल दूं कि नॉर्मलता बराबर क्या था, अरे यही तो था, इक्विवेलेंट बटे VL। तो अब बताओ इक्विवेलेंट के बराबर क्या था, W/EM हुआ क्या, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, W/EM मल्टीप्लाई साथ में क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। पता है ये कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस EM की वैल्यू उठा के वहां पर, सॉरी, तुल्यांक की वैल्यू, ई इक्विवेलेंट, की वैल्यू उठा के वहां पर पुट की है। इसको हमने क्या बोला, इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू उठा के पुट किए, सामने आ गया। अब आपको के पास क्या हो, अगर तुल्यांकी भार भी नहीं दिया हो तो अब क्या करेंगे, तुल्यांकी भार के फॉर्मूले को लिखेंगे। और तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या है, एम नोड बाई एन फैक्टर है क्या। तो नॉर्मलता इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, W बटे, यहाँ पर क्या आएगा, एम नोड डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होगा, तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय V किस में आ जाएगा, लीटर में। तो ये आपके पास क्या बन गया, नॉर्मलता का सूत्र बन गया। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि आपके पास जो आयतन है वो किस में देके रखेंगे आपको, अरे बताइए, आयतन किस में देके रखेंगे, ml में देके रखेंगे। तो अगर आयतन आपको ml में दिया है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको आयतन दिया है उसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप 1000 का भाग लगाओगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ। तो नॉर्मलता का सूत्र आपके पास क्या बन जाएगा, नॉर्मलता इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा, एम नोड मल्टीप्लाई बाई, साथ में क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा, ठीक है। अगर ml में तो 1000 से भाग लगाओगे, 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। बताइए, क्या आप यहाँ से नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख दोगे, लिख दोगे ना, ठीक है। अगर नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख दोगे तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे। अभी थोड़े टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो देखो अब यहाँ पर काम की बात कौन कौन सी थी, एक तो तुल्यांक वाली काम की बात थी, वो आपने देख लिया। एक आपके पास तुल्यांक की भार वाली थी, वो भी आपने देख लिया। तुल्यांक की भार में एक और नई बात पता लगी थी, एन कारक। अब ये एन कारक क्या होते हैं, इनको भी जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अदरवाइज नॉर्म फॉर्मूला तो पता लगी गया ना आपको नॉर्मलता का, तो फॉर्मूला देख के आप आराम से कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। अब आपके सामने दिक्कत कहाँ आएगी, एन फैक्टर की। तो ये एन फैक्टर क्या होते हैं, इसकी भी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एन कारक की गणना, या फिर एन फैक्टर की गणना। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर में हम लोग 3 जगह एन फैक्टर की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एक तो हम लोग करेंगे एसिड के लिए, मतलब अम्ल के लिए। दूसरा हम लोग करेंगे क्षार के लिए, मतलब बेस के लिए। तीसरा हम लोग करेंगे लवण के लिए, मतलब सॉल्ट के लिए। ओके, बिल्कुल सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बस आप तो देखते चलो और आपके
देखने के साथ साथ आप चीजें समझते चलो तो आप सारी चीजें आराम से कर सकते हो। तो नंबर 1 पे मैं बात करता हूं, यहां पर देखो 1 नंबर पे मैं बात करता हूं किसके लिए, अम्ल के लिए। अम्ल के लिए मतलब किसके लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, अम्ल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो अम्ल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि अम्ल में जितने अम्ल वो H प्लस आयन दे सकता है ना, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो यहां पर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूं कि अम्ल में उपस्थित H प्लस या फिर अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, क्या बोलेंगे, अम्ल द्वारा, अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अम्ल की क्षारकता भी बोल सकते हैं, अम्ल की क्षारकता। ठीक है, इनका मतलब समझना, देखो यहां पर इसका मतलब ये है कि अम्ल कितने OH माइनस ग्रहण कर सकता है, मतलब कितने OH माइनस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ग्रहण नहीं रिएक्शन कर सकता है। तो कितने के साथ कर पाएगा, जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही तो OH माइनस के साथ रिएक्शन कर पाएगा। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, अम्ल की क्षारकता भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन फैक्टर ही होती है। तो जरा आप देखिए यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल किसकी बात करेंगे कि कुछ अम्ल के एग्जाम्पल है जिनके एन फैक्टर अपने को क्या करने, पता करने। तो 1 नंबर पे मैं बात करूं HCl की, किसकी बात करूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसको पानी में डालूं तो क्या ये एक H प्लस आयन त्यागेगा, तो यहाँ पर अगर एक H प्लस आयन त्याग रहा है तो एक ही OH माइनस से अभिक्रिया कर पाएगा ना वो। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एक हो गया, कितना हो गया, एक। दूसरा अगर मैं बात करूं H2SO4, किसके बारे में, H2SO4। तो बताइए H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर इसको आप लोग पानी में डालोगे तो यहाँ से 2H प्लस निकलेंगे क्या आपके पास, अगर 2H प्लस निकल रहे हैं तो यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताइए कर सकते हो ना आप आराम से। ठीक है, अगर आप ये काम कर सकते हो तो चलो एक और बता दो मेरे को। मेरे पास एक है HNO3, कौन है, HNO3। तो जरा बताइए HNO3 के बारे में क्या बोलेंगे। बोले सर HNO3 में एक ही H प्लस है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो बेसिक बेसिक एग्जांपल्स थे जो आपके पास पूछे जा सकते हैं, मतलब ये तो घूम फिर के आपको दिखने ही दिखने हैं, हर एक क्वेश्चन में घूम फिर के आपको ये दिखने ही दिखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ओके, और बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल है, उनको मैं हमेशा एक जगह लिखवाता हूँ, तो उनको भी जरा देख लो। वहां पर देखो 3 के बाद 4 नंबर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, 4 नंबर पे मेरे पास कौन है, H3PO4। ठीक है, 5 नंबर पे मैं बात करूं H3PO3, और 6 नंबर पे मैं बात करूं H3PO2। ठीक है, देखो इनमें आप जब भी देखो, अगर आपको देखने से पता क्या लग रहा है कि तीनों में H प्लस आयन, तीन मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगे, तीन ही इनका एन फैक्टर होगा तीनों का, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के बेस पे बोलेंगे कि यहाँ पर कितने H प्लस आयन पानी में जा सकते हैं। तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के सॉरी, जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही क्या होता है, H प्लस की फॉर्म में बाहर जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा हो जाता है और वहां पर H प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। ओके, तो अगर इनकी संरचना हम लोग बनाए तो यहाँ पर संरचना देखना, सबसे पहले मैं संरचना बनाता हूँ H3PO4 की। तो क्या होगा, P सेंटर में होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, OH OH OH। तो जरा बताइए यहाँ पर कितने OH, कितने हाइड्रोजन है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हैं, क्या 3 हाइड्रोजन है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके लिए अगर एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए कर सकते हो आप इसको। सेकंड वाले की स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड वाले में हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन और बचे, तो 2 को तो हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, OH OH। एक हाइड्रोजन और बचा है, उस हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली अटैच कर दो। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कितने H प्लस निकल सकते हैं, यहाँ पर 2 H प्लस निकल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बताइए,
2 हो जाएगा क्या। तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तीसरा कौन है आपके पास H3PO2, तो यहाँ पर क्या होगा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और है तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन है तो वो डायरेक्टली अटैच हो गए इससे। बताइए यही कहानी होगी। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, एक। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो इसका एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, एन फैक्टर बताइए, एक होगा क्या। बिल्कुल सर एक होगा। अब देखो आपका होमवर्क, होमवर्क क्या है आपका, इन तीनों का नाम आपको खुद से लिखना है। ठीक है, आपको मैं हो सकता है पहले से नाम याद हो, अगर नहीं याद है तो आप गूगल करना, गूगल पे आपको इन तीनों के नाम मिल जाएंगे, तो नाम भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ओके, तो आप ढूंढना, वैसे मैं बताने को तो बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा तो आप ढूंढोगे नहीं, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप एक बार ढूंढना इन सबके नाम, क्योंकि नाम से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। बात समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करने, इनके नाम भी ढूंढने, साथ साथ में इनका एन फैक्टर भी आपको याद रखना है। तो बताइए ये कुछ एसिड के एग्जांपल्स थे, क्या इनके आप आराम से एन फैक्टर बता सकते हो, है ना, बता सकते हो ना। तो चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप इनके एन फैक्टर बता सकते हो तो। अब देखो दूसरा हम लोग बात करते हैं क्षार के लिए, किसके बारे में बात करेंगे, क्षार के लिए। बिल्कुल सिंपल, जैसे एसिड के लिए बोला ना, सेम ऐसे हम लोग क्षार के लिए भी बात करते हैं, क्षार के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात करते हैं उसको जरा सुन। हम लोग बोलेंगे कि सर क्षार के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि क्षार जितने OH माइनस त्याग सकता है, ठीक है, वही क्या होता है उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे क्षार द्वारा त्यागे गए, कहां तक त्यागे गए क्षार, जलीय विलयन में। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार द्वारा, क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्षार की अम्लता, क्या बोल सकते हैं, क्षार की अम्लता, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एन फैक्टर ही बोल सकते हैं, अम्लता। बात समझिए। तो ये कहानी किसके लिए बोल दी हमने, क्षार के लिए बोल दी। अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो चलो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर पे एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं NaOH का, किसका, NaOH। बताइए कितने OH माइनस इसके पास, एक ही है क्या। अगर इसके पास एक OH माइनस है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, अरे बताइए एन फैक्टर एक हो जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। सेम ऐसी अगर मैं बात करूं MgOH का होल ट्वाइस, इसकी बात करें MgOH का होल ट्वाइस, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बोले सर यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये कहानी किसके लिए हो गई, NaOH और MgOH के होल ट्वाइस के लिए हो गई। अगर देखो इसी सीक्वेंस में हम लोग बात करें, जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, AlOH का होल थ्राइस, वहां पर भी आप लोग बता सकते हो कि एन फैक्टर कितना होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए ये दो के बारे में आप एन फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा एक और है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा कौन है जरा उसको भी देखो। तीसरा हम लोग बात करेंगे लवण के लिए, किसके लिए बात करेंगे, लवण के लिए। ठीक है, लवण के लिए एन फैक्टर की गणना। तो लवण के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जरा उसको ध्यान से सुनना। हम लोग यहां पर बोलते हैं लवण के लिए कि जो भी लवण द्वारा, लवण में आप तो क्या कर लो कि टोटल धनायन या टोटल ऋणायन आप चेक कर लो। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप जब भी चेक करो ना तो लवण के अंदर टोटल धनायन देख लो, टोटल धनायन जो भी होगा वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लवण में उपस्थित, लवण में उपस्थित कुल धनायन, कुल धनायन क्या होगा आपके पास, उस लवण का एन फैक्टर होगा। बताइए कर सकते हो आप आराम से। जैसे इसका मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, इससे देखो मैंने जो लिखा है उससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होगी, एग्जांपल से समझना, एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम्पल में सबसे बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl का। किसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, NaCl। ठीक है, अब जरा बताओ लवण अगर NaCl है तो क्या होगा, लवण को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे ही तो टूटेगा। तो बताओ यहाँ पर टोटल धनायन कितना है, बोले सर टोटल धनायन तो यही है क्या, और वो कितना है, एक ही है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात समझ में आई?
चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ AlCl3। बताइए AlCl3 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये कैसे टूटेगा? बोले सर Al प्लस 3 प्लस साथ में क्या होगा 3Cl माइनस, यही तो टूटेगा। तो अब बताओ टोटल धन आयन कितना हुआ यहाँ पर? बोले सर टोटल धन आयन तो यही है, तो जरा बताइए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अरे 3 हो जाएगा क्या? बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलो बहुत अच्छा। और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं मैं। मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, ये 1 नंबर पे हो गया, ठीक है, 2। थर्ड नंबर पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं Al2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। जरा इसके लिए बताइए, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सर इसको तोड़ लो। कैसे टूटेगा ये? बचपन में सीख के आए थे हम लोग 9th क्लास में, ठीक है, टीचर ने हमें सिखाया था कैसे तोड़ते थे। कि यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। बताइए कर सकते हो आराम से? कर सकते हो ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल धन आयन कितना है? बोले सर एक एल्यूमिनियम पे तो प्लस 3 है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है। तो टोटल धन आयन कितना हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। अरे टोटल धन आयन कितना हो जाएगा? टोटल धन आयन हो जाएगा यहाँ पर, मैं बोल दूं यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 6। एक पे 3 है तो 2 पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो टोटल धन आयन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 हो जाएगा। बताइए कर सकते हो क्या आप लोग इसको आराम से? बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आज के बाद आपको कभी भी एन फैक्टर में दिक्कत आएगी? मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। एन फैक्टर की देखो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर तो कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो वो मेथड वहां चल के मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर भी एसिड बेस और सोल्ट के बारे में एन फैक्टर की कैलकुलेशन करनी हो तो क्या आप आराम से कर सकते हो? तो सर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कर सकते हो ना? ओके। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो कुछ रिलेशन बिल्कुल सिंपल सा है, आप तो दोनों के फॉर्मूले लिख लो, रिलेशन अपने आप दिख जाएगा आपको। तो जरा बताइए मेरे को मोलरता का सूत्र क्या होता है? बोल सर मोलरता बराबर होता है विलय के मोल। तो मैं यहाँ पर वेट जो फाइनल फॉर्मूला लिखा था ना उसको मैं लिख देता हूँ। वेट किसका? विलय का, मल्टी, खैर हम लोग लीटर में लेके चल लेते हैं, डिवाइड बाई क्या होता था आपके पास? बोल सर एम नोड होता था, किसका होता था? विलय का होता था, मल्टीप्लाई बाई साथ में क्या होता? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था। क्या लीटर में वॉल्यूम होता था? बिल्कुल सर। ऐसे ही अभी नॉर्मलता का सूत्र क्या लिखा था? नॉर्मलता का सूत्र लिखा था डब्ल्यू विलय, याद है ना? हाँ पीछे जाके देख लेना। डब्ल्यू विलय साथ में क्या होता था? एन फैक्टर होता था। डिवाइड में क्या होता था आपके पास? एम विलय होता था, एम विलय मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या होता था आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता था? लीटर में होता था। तो यहां पर कहानी आपको क्या समझ में आ रही है कि सर ये दोनों फॉर्मूले हो गए, अब क्या करो इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड कर लो। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड में लिखने के लिए मिले ना तो आप प्रॉपर करके आने, सब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लगा के फिर कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, क्या डब्ल्यू विलय से डब्ल्यू विलय चला जाएगा? क्या एम विलय से एम विलय भी चला जाएगा? वॉल्यूम से क्या चला जाएगा? वॉल्यूम भी चला जाएगा क्या? ठीक है। तो आपके पास क्या बचा उसको जरा मैं आगे की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो आपके पास क्या बचा, हम लोग बोलेंगे कि सर हमारे पास जो बचा है वो है एम। क्या है? एम। डिवाइड बाई कौन है? एन। और साथ में कौन है? साथ में रहेगा 1/n फैक्टर। बताइए यही कहानी बची क्या? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, और रीअरेंज करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, इसको गुणा करवा दूं ना यहाँ पर, तो मोलरिटी गुणा साथ में क्या हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये कहानी आपके पास किसकी बच गई? मोलरता और नॉर्मलता में क्या आ गया आपके पास? संबंध आ चुका है, ठीक है। तो बताइए यहां से क्या आप ये काम कर सकते हो क्या आराम से? तो सर बिल्कुल कर सकते हैं यहां से हम लोग ये काम। तो चलो अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो ये नॉर्मलता और मोलरता का संबंध आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपके पास क्या है? क्वेश्चन है सिंपल सा, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? यदि 250 ml विलियन में, कितना है? 250 ml है ना? बिल्कुल। यहाँ पर वॉल्यूम किस में दिया है? ml में दिया है। विलियन में 24.5 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, तो मोलरता तथा नॉर्मलता क्रमशः होगी। मतलब दोनों क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मोलरता भी पूछ ली और नॉर्मलता भी पूछ ली। तो जरा देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमारे पास क्या होगा? पहले मोलरता देख लेते हैं। वॉल्यूम कितना है आपके पास? वॉल्यूम है 250 ml। अगर वॉल्यूम 250 ml है, किसमें है ये? ml में है, तो लीटर में कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर लेंगे ना, ठीक है, वो आगे चल के कर लेंगे हम लोग। ओके। यहाँ पर वेट कितना दिया आपको विलय का? विलय कौन है? H2SO4 है ना।
ओके, तो यहाँ पर WH2SO4 कितना दिया है आपको, बोले सर WH2SO4 है 24.5 ग्राम। चलो ये कहानी भी होगी। आगे क्या है आपके पास, ये W हो गया, ठीक है, V हो गया, W हो गया, और क्या चाहिए अपने को, मोलरता चाहिए। तो बताइए मोलरता के लिए और क्या चाहिए आपको, अणुभार भी तो चाहिए। चलो मैं अणुभार भी ये लिख देता हूँ, मैं भी लिखता हूँ MH2SO4। बताइए H2SO4 का अणुभार कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। इसका अणुभार होता है 98 ग्राम पर मोल। अरे कैलकुलेट कर सकते हो ना, 11th क्लास का छोटा सा टॉपिक है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये कितना हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल होता है। अब बताइए मोलरता का सूत्र क्या था, जल्दी जल्दी बोलते रहिए, आपको याद हो जाएंगे सूत्र। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास था W विलय, तो यहाँ पर विलय कौन है, H2SO4 है, तो WH2SO4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे पास MH2SO4, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। तो जरा बताइए यहां से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, तो W कितना होगा, कितना दिया है, 24.5 दिया ना, तो ये तो हो गया 24.5 बटे, नीचे कितना दिया है 98, तो ये हो जाएगा 98। ओके, साथ में गुणा, गुणा यहाँ पर ये किस में है, ml में है, तो ये होगा 250। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाऊंगा, 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको इससे कट करता हूं तो 4 आएगा क्या, बोले सर बिल्कुल आएगा। तो अब देखो इसको भी देखो, यहां पर भी इसको कट करूंगा तो कितना आने वाला है 4, और 4 से 4 कटाया तो कितना आएगा 1, तो मोलरिटी कितनी आ गई इसकी, 1 मोल पर लीटर। बताइए मोलरिटी एक आ गई क्या, अगर मोलरिटी एक आ गई तो अभी अपने को नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी का अभी 2 मिनट पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, मोलरिटी गुणा क्या होता है, एन फैक्टर होता है, क्या होता है, एन फैक्टर। तो अब जरा बताइए नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी तो कितनी होगी 1, एन फैक्टर कौन है, H2SO4, अभी बताया था कि मैंने, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, बताइए एन फैक्टर कितना होगा इसके लिए, अरे 2 होगा ना, 2H+ आयन है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए एन फैक्टर अगर मैं यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कर सकते हो आप आराम से। ओके, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो गया फर्स्ट। बिल्कुल कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास, अगली कंसंट्रेशन की यूनिट है, और वो कौन सी है, आयतन प्रतिशत, V/V। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज V/V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, परसेंटेज V/V। तो टेंशन मत लेना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो इसका मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो जब भी हमारे पास प्रतिशत V/V निकाला जाता है, ठीक है, तो ये मान के चलना, ऊपर वाली टर्म हम लोग किसके लिए लिखते हैं, विलय के लिए लिखते हैं, और नीचे वाली टर्म किसके लिए लिखते हैं, हम लोग विलियन के लिए लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, विलय, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे क्या होगा आपके पास, विलियन का आयतन, क्या आपको आपके पास विलियन का आयतन। तो ये कहानी हमारे पास किसके लिए हो गई, यहां पर होगी आपके पास प्रतिशत V/V। अब देखो यहां पर तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन साथ में प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से गुणा भी तो करते थे, तो साथ में आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई आएगा 100। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन गया, प्रतिशत V/V का फॉर्मूला बन गया। बताइए क्या कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, अब देखो ये जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं, ये आपको परेशान करेगा। हमेशा बहुत बार आपको क्वेश्चन में बोलेगा 5% V/V का विलियन बना दिया, 10% V/V का विलियन बना दिया। तो फॉर्मूले से बहुत कम चीजें सोल्व होंगी, ज्यादा चीजें सोल्व होंगी इसके व्यवहार से। तो वो कैसे होंगी उसको जरा समझना। आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए 10% V/V, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है उसको जरा समझ के चलना। देखो प्रतिशत हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो हम लोग विलियन का आयतन भी कितना मान के चल लेते हैं, 100 मान के चल लेते हैं, क्योंकि वहां से उसका जो परसेंटेज वो निकालना होता है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, फ्रैक्शन में वैल्यू बहुत कम आती है। ओके, तो यहां पर हम लोग बोले कि जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दे तो आप लोग क्या मान के चलोगे, माना, माना विलियन 100 ml है, तो उसमें 10 ml कौन होगा, विलय होगा।
बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपको क्या हुआ कि कभी भी आपको ऐसे लिख के दे दे 10% वी बाई वी, तो इसका मतलब क्या होगा कि माना अगर हमारे पास विलियन कितना है 100 ml है, तो उसमें विलय कितना होगा 10 ml होगा। अब बोल दे, क्वेश्चन वाला खुद बोल दे कि आपके पास आयतन 1000 ml है, तो 1000 ml का 10% निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1000 ml का 10% कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, आप तो 100 ही मान के चला करो, अगर कुछ भी नहीं बोले ना विलियन के बारे में, तो कितना मान के चला करो 100 मान के चला करो, और उसका परसेंटेज निकाल लिया करो, वही आपके पास क्या हो जाएगा उसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसको आप लिखना सीखो, अगर इसको लिखना सीख गए ना तो ये मान के चलो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आगे प्रतिशत W/W के क्वेश्चन भी आएंगे, उनको भी हम लोग बहुत आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। नेक्स्ट अपने पास कौन है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी सिखाया था बस वैसे की वैसे इसका भी फॉर्मूला बनेगा। प्रतिशत W/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलय। अब देखो W को किससे लिखते हैं, भार से लिखते हैं ना, तो ऊपर अब क्या आ जाएगा भार आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे विलय का भार। ठीक है, बटे आपके नीचे क्या होगा V, अभी भी आयतन है तो नीचे किसको लिखते हैं विलियन को लिखते हैं, तो नीचे क्या आएगा विलियन का आयतन। क्या आएगा विलियन का आयतन, प्रतिशत है तो साथ में किससे गुणा करवाएंगे 100 से गुणा करवाएंगे। तो बताइए आपके पास ये कहानी हो गई। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे फंसेंगे कहां पर, उसको मैं लिख देता हूं। यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर इसको ग्राम में दे देगा तो वो अपनी कलाकारी लगाने लगेंगे, और यहाँ पर इसको लीटर में ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर सपोज करो आपको ऊपर वाला केजी में दे रखा है, तभी आपको नीचे वाला लीटर में लेना है। अगर आपको ऊपर वाला ग्राम में दे रखा है तो नीचे वाले को किस में लेके चलोगे आप, यहाँ पर ml में लेके चलोगे। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को, तो उसके लिए जरा जरूर ध्यान रखना। अगर ऊपर वाला ग्राम में दिया तो नीचे वाला ml में ले लो, ऊपर वाला केजी में दिया है तो नीचे वाला किस में ले लो लीटर में ले लो। बताइए कर सकते हो ना आराम से। ओके, तो ये कहानी होगी। सेम यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपके पास कहीं पर लिखा हुआ 10%, क्या लिखा हुआ दिख जाए आपको कहीं पर, कहीं पर आपको लिखा हुआ दिख जाए 10% वेट बाई वी, तो जरा बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग क्या बताएंगे सर, यदि विलियन हमारे पास कितना है, विलियन 100 ml है, तो वहां पर विलय कितना होगा हमारे पास। अरे देखो 10 वेट है, मतलब अब की बार ग्राम में बताएंगे तो कितना हो जाएगा सर हमारे पास, वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। क्या कर सकते हो आराम से, बाकी बच गया वो मेरे पास कौन हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बता सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई होंगी आप लोगों से। ओके, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें थी, इनको समझते हुए चलो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अभी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं ppm, सुना होगा ना। अब मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6 होता है ना, मतलब 10 लाख। ओके, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, बात समझ रहे हो ना, 10 की घात 6। तो जरा देखो इसको लिखना सीखते हैं। यहाँ पर देखो जो पीपीएम होता है ये आपको दो तरह से डिफाइन कर सकता है, या तो ये बोल सकता है पीपीएम वी बाई वी भी बोल सकता है आपको, या फिर ये बोल सकता है पीपीएम डब्ल्यू बाई वी भी बोल सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब समझना। पहले तो ये बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जानते हो ना क्यों जरूरत पड़ी इसकी। हाँ, हम लोग ये बोलते हैं कि सर जब हमारे पास विलायक बहुत ज्यादा हो और उसमें विलय बिल्कुल चिन्नी सी मात्रा में, मतलब छोटी सी मात्रा में उपस्थित हो, तो उसकी सांद्रता को हम लोग फिर किसमें रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम में। जैसे हमारे पास क्या होता है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो यहाँ पे क्या होता है वायुमंडल में वायु तो बहुत सारी है लेकिन उसके कंपेरिजन जो प्रदूषण होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तो उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं पीपीएम में मेजर करते हैं। बात समझ रहे हो ना, जब विलय की मात्रा बहुत अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसको मेजर किसमें करते हैं हम लोग पीपीएम में मेजर करते हैं। तो पीपीएम देखो दोनों का मैं यहीं पर लिख के बता देता हूं आपको, मैं एक लिख देता हूं दूसरा आप अपने आप लिख लोगे। कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे पीपीएम वी बाई वी, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ऊपर तो हमारे पास कौन आएगा बिल्कुल सेम विलय का आयतन आएगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या आएगा, नीचे आएगा हमारे पास विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब देखो प्रतिशत में से नहीं आएगा, अब किस में आ जाएगा मिलियन में से आएगा। तो मिलियन में कितना होता है 10 की घात 6 होता है क्या, तो अब इस बार हम लोग किससे गुणा करवाएंगे 10 की घात 6 से गुणा करवाएंगे। बताइए क्या आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, अगर आपके सामने कहीं पर क्वेश्चन दे दे तो इससे रिलेटेड कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये कुछ सांद्रता की इकाइयां थी वो कैसी चल रही थी अपने पास
टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली, मतलब जो ताप पर निर्भर कर रही थी। क्या सब जगह आपको इनमें कहीं ना कहीं आयतन देखने को मिल रहा था? मिल रहा था ना। मतलब जहां भी आयतन देखने को मिले वो सांद्रता की इकाई कैसी होगी? ताप पर निर्भर करेगी। मतलब ताप परिवर्तित करते ही वो सांद्रता की इकाई भी परिवर्तित होगी। तो बताइए क्या कर सकते हो आप ये काम सारा बहुत आसानी से कर सकते हो ना? ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। ये बोल रहा है कि 4% W/V NaOH की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था ना अभी, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका मतलब क्या होगा जरा बता दीजिए मेरे को, क्या है 4% W/V? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है सर, यदि हमारे पास 100 ml विलियन है, क्या बोलेंगे, यदि हमारे पास 100 ml विलियन है तो उसमें 4 ग्राम, देखो डब्लू है ना इस बार, तो किस में लेके चलेंगे? ग्राम में, इधर ml में लिया ना, तो क्या बोलेंगे कि 4 ग्राम हमारे पास कौन होगा वहां पर? 4 ग्राम विलय उपस्थित होगा, उपस्थित होगा। बात समझ रहे हो? हमारे पास क्या होगा? 4 ग्राम विलय उपस्थित होगा। तो अब जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये कहानी हो चुकी है, अब हमें क्या चाहिए? नॉर्मलता चाहिए क्या? तो बताइए नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर सर होता है डब्लू विलय, और यही तो होता है। साथ में क्या होता था? एन फैक्टर होता था। ठीक है, मल्टीप्लाई भी अगर विलियन का आयतन एमएल में, देखो एमएल में तो लेके चले हम लोग, तो साथ में क्या होता था? 1000 से गुणा होता था। बटे क्या होता था? बटे होता था एम विलय। एम क्या होता था? अणुभार होता था विलय का। मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या होगा? वॉल्यूम किस में होगा? ml में होगा। तो जरा आप सारी चीजें आपके सामने हैं तो मेरे को मोलरता कैलकुलेट करके बता दीजिए। बताओ वो डब्ल्यू विलय कितना दिया है? 4 ग्राम हो गया क्या यहाँ से? बिल्कुल सर 4 ग्राम हो गया। ये लो 4 हो गया। मल्टीप्लाई बाई साथ में कौन है? एन फैक्टर। NaOH कितना होगा? एन फैक्टर एक ही OH माइनस है तो कितना हो जाएगा? एक। साथ में मल्टीप्लाई, अब देखो कौन है? 1000, तो 1000 को ऐसे कैसे लिख दो? डिवाइडेड बाई, अब कौन है आपके पास? एम विलय। विलय का क्या आपके पास? जल्दी बताओ। अरे अणुभार है ना, तो NaOH का अणुभार कितना होता है? 40 ही तो होता है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो साथ में और कौन है? वी। वी कितना है? अरे 100 है क्या? बोल सर बिल्कुल है। तो अब जरा ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो भाग गए, 4 से 4 भी चला गया, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1 आ गया क्या? तो कौन सा आंसर हो गया? बोल सर आंसर सेकंड हो गया। कर सकते हो आराम से, कर सकते हो ना? हाँ, इससे इस पैटर्न रिलेटेड आपके पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, उनको भी आप ट्राई करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? मोललता। ओके, मोललता आप देखो अपने पास कौन सी आ चुकी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आ चुके हैं। मतलब अब जो इकाइयां आएंगी सांद्रता की, वो किस पे निर्भर नहीं करेंगी? तापमान पर निर्भर नहीं करेगी। बहुत अच्छी सांद्रता की इकाई है, ध्यान से समझता। मोलरता और मोललता बहुत जगह आपको परेशान करेंगे, और मैं तो ये बोलता हूँ इस चैप्टर में आगे आपको बहुत सारी जगह पर मोललता मोललता वर्ड सुनने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मोललता को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपने पास मोलरता थी ना, सेम वैसी की वैसी अपने पास क्या है? मोललता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है? हमारे पास एक तो विलय के मोल होंगे, बिल्कुल विलय के मोल होंगे। वहां पर हम लोग कहां बोलते थे? 1 लीटर विलियन में बोलते थे, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? 1 kg विलायक में बोलेंगे। मतलब किस में बोलेंगे? विलायक में। ध्यान से सुनना, विलियन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? विलायक बोल रहा हूं। तो यहां पर किस में मान के चलेंगे हम लोग? विलायक में लेके चलेंगे। तो यहां पर देखो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अरे बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्मॉल m बराबर क्या होता है? स्मॉल m बराबर होगा विलय के मोल, विलय के मोल बटे क्या होगा आपके पास? बटे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा? विलायक, विलायक का भार। और ये जो विलायक का भार होगा वो किस में होगा? केजी में होगा। और जो मोल होंगे वो आपको किससे रिप्रेजेंट करने होते हैं? एन से रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास? मोललता का फॉर्मूला आ गया। मोललता का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। देखो अब इसको मेरे को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा? स्मॉल एम। कभी भी आपको मोल नहीं देके रखेगा, वो क्या देखेगा? भार देखे रखेगा। तो कन्वर्ट कर सकते हो इसको? बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग अब इसको कन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल बराबर क्या होगा? डब्लू किसके होंगे? विलय के। ठीक है, तो विलय का भार बटे साथ में क्या होगा? मोल निकालने के लिए, अरे विलय का अणुभार भी तो होगा, तो एम क्या होगा? विलय। तो ये क्या हो गया? विलय का अणुभार आ गया। साथ में मल्टीप्लाई भी साथ में क्या होगा? वो भी देख लेते हैं। अगर भार आपको ग्राम में देख के रखे
तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, और अगर किसमें डायरेक्ट केजी में देख रखे तो 1000 से भाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको जो भार है ना, विलायक का जो भार है, विलायक वो किस में दिया है आपको, ग्राम में दिया है। तो क्या करोगे आप लोग, 1000 से भाग लगाओगे, 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा क्या। तो बताइए, क्या मोलरता का सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं क्या आराम से। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ आप एक मोलरता को सीख लो, बाकी सारी चीजें आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, लिखना अपने आप सीख जाओगे। हमेशा ऊपर की तरफ हमें किसके लिए लिखना है, तब विलय के लिए लिखना होता है, नीचे की तरफ किसके लिए लिखना होता है, विलायक सॉरी विलियन के लिए लिखना होता है। लेकिन एक ही जगह है जहां पर हम लोग विलायक यूज करते हैं, वो कौन है अपने पास, मोललता। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो सांद्रता की बात, पदों के बारे में बात कर रहे थे, मोललता आप लोग आराम से कर सकते हो। बताइए, कर सकते हो क्या आप इसको, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कर सकते हो ना आप इसको, हाँ है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है आपके पास। हाँ, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्या कर सकते हो क्वेश्चन को आराम से, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, मोललता पूछी है, मतलब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, अरे बताइए। अभी तो फॉर्मूला लिखा, मोललता बराबर क्या होगा, डब्ल्यू विलय होगा। आप ना फॉर्मूलों को लिखते रहा कीजिए, इससे क्या होगी, आपको याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में क्या होगा, एम विलय होगा, विलय, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या होगा, डब्ल्यू विलायक होगा। ओके, और वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा। तो अब जरा मोलरता के बारे में सारी चीजें बता दीजिए। बताइए, यहाँ पर कौन है, 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल, 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है। तो ये एथोनिक अम्ल तो क्या हो गया, विलय हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, बेंजीन क्या हो गई, विलायक हो गया क्या। तो बताइए भार दिया है क्या, बोले सर बिल्कुल दिया है, कितना दिया है, 2.5 गुणा। ठीक है, साथ में कौन आएगा, 1000। देखो 1000 मैंने पहले क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये भार इसने किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, तो अपने को 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही लिख दिया उसको। ओके, यहाँ पर देखो एम विलय, एथेनोइक अम्ल, जो आपके पास एसिटिक एसिड है ना, अरे यही तो है एथेनोइक अम्ल। इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 60 होता है। कैलकुलेट कर लोगे ना आप सब लोग, कितना होता है, 60। कैलकुलेट कर लेना, आप आराम से कर सकते हो। ओके, अगर इसका अणुभार 60 हो गया, तो यहाँ पर क्या करूंगा, 60 मल्टीप्लाई बाई, विलायक कितना था, 75 ग्राम है, तो इसको लिख दूं यहाँ पर, देख सकते हो ना। अब देखो मैंने क्या किया, जीरो से जीरो को हटा दिया, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे जीरो लगाऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा उसको देखो, यहाँ पर बन जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 10, यही तो कहानी होगी। ठीक है, अब जो उड़ रहे हैं उनको उड़ा दो। तो कौन उड़ा, सबसे पहले जीरो गया। ठीक है, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, यही तो हो गया। तो नीचे अब आपके पास कितना हो गया, जरा देखिए, हमारे पास अब बचेगा 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, यही तो है। बाकी और कुछ बच रहा है नहीं, यही है अपने पास। तो क्या हो जाएगा अपने पास, m इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 6 से मल्टीप्लाई बाई 3। बताइए, कर सकते हो आप आराम से, अरे सॉल्यूशन कर सकते हो ना, कोई दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या अब मैं आगे चलूं, कर लेना हाँ आप इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा, चलो मैं कर भी देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3.33 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 3.33 डिवाइड बाई 6, ये कितनी बार जाएगा, 5 तो ये हो जाएगा 0. ठीक है, 0.55, इसके आसपास कुछ होगा, तो किसमें हो जाएगा, मोल पर केजी। बताइए, क्या आप मोलरता निकाल सकते हो क्या आराम से, कर सकते हो ना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे हमारे पास कौन है, अगला है मोल अंश। ठीक है, बहुत परेशान करता है ये बच्चों को मोल अंश। अब इसको देखो ध्यान से समझते हुए चलना, छोटी सी बात है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बहुत सारे नाम है, एक तो वो नाम परेशान कर देते हैं बच्चों को। मोल अंश भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग मोल भिन्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोल भिन्न। इसको हम लोग मोल संगठन भी बोल सकते हैं, संगठन। इसको हम लोग डायरेक्ट संगठन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नाम ही बहुत बार परेशान कर देता है, अलग अलग नाम से लिख के दे देता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक ही बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी में क्या होता है, इसके नाम बहुत सारे हैं, तो ये नाम लिखने में आपको कंफ्यूज कर देगा। इसको रिप्रेजेंट हम लोग एक्स से करते हैं, जाई से भी करते हैं, इसमें मतलब इसको साइन को जाई बना सकते हैं, जाई आपने देखा होगा सिंबल, उससे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरली इसको किससे लिखूंगा, एक्स से लिखूंगा। अब देखो,
मोल ये आपके पास क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को समझना। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक बीकर है, ओके। आपके पास क्या है, एक छोटा सा बीकर है, चलो ये बीकर ले लेते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है। मैं बोलूं कि यहाँ पर मैंने ए और बी को मिक्स करके क्या बनाया है, एक विलियन बनाया है। इस विलियन में जो बी के मोल है वो तो एन बी है, और जो ए के मोल है वो कितने हैं, एन ए है। ये दो चीजें आपके पास है, मतलब ए और बी से मिलकर एक मिश्रण बना हुआ है, विलियन बना हुआ है। वहां पर दोनों के मोल आपको दे दिए। अब देखो ये मोल भिन्न क्या होता है, ये मोलों का अंश होता है, ठीक है। कैसे होता है, जिसके भी हमें मोल निकालने होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं इसको, जिसके भी हमें मोल निकालने होते हैं उसके मोल, सॉरी, जिसका भी हमें मोल भिन्न निकालना होता है उसके मोल तो मैं ऊपर लिखता हूँ, तो जिसे निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को x यहाँ पर a के मोल भिन्न निकालने हो तो x किसके निकालने, a के निकालने, तो a को लिखूंगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, जिसके निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर की तरफ, तो ऊपर किसके मोल आएंगे, एन ए आएगा, नीचे डिवाइड बाय क्या होंगे, विलियन में उपस्थित कुल मोल आएंगे, तो कुल मोल क्या हो जाएंगे, ए के मोल होंगे प्लस साथ में क्या होंगे, बी के मोल होंगे। बताइए लिख सकते हो, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी कहानी हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे को एक्स बी निकालना हो, मतलब बी का मोल अंश निकालना हो, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर लिखूंगा, तो एन बी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कुल मोल। कुल मोल कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी तो होंगे। बताइए बोल सकते हो, तो सर बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो होती है ये, कि आपके पास विलियन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, अगर उन सबकी मैं मोल भिन्नों को जोड़ दूं तो मेरे पास हमेशा वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यहां पर देखो कितने कंपोनेंट थे, दो संगठन थे क्या, दो लोग थे क्या। अगर इनकी मोल भिन्न एक्स ए और एक्स बी को मैं जोड़ दूं, किसको जोड़ू मैं, एक्स ए प्लस एक्स बी, अगर इनको जोड़ दूं तो ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, एक के बराबर रहेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर तीन लोग होते तो प्लस एक्स सी हो जाता, अगर उसको भी मैं जोड़ूंगा तो कितने किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखना, यहां से बहुत बार हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत काम का रिलेशन है ये। क्या बोलेंगे कि किसी भी विलियन में उपस्थित, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान सुनना, किसी भी विलियन में उपस्थित सभी संगठनों की मोल भिन्न को अगर जोड़ लिया जाए तो उसका सम किसके बराबर आता है, हमेशा एक के बराबर होता है। ओके, अगर मैथमेटिकल प्रूव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहां पर एक्स ए और एक्स बी का मान रख देना यहां से उठा के, और जोड़ के लिखना, आपके पास सारी चीजें कट जाएंगी और फाइनल बार लास्ट में कितना बच जाएगा, वन आपके पास बच जाएगा। तो बताइए मोल भिन्न क्या आप आराम से कर सकते हो क्या, यहां से कर सकते हो सब लोग मोल भिन्न को, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, अगर आप सब लोग मोल भिन्न को यहाँ से कर सकते हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको जरा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि आपके पास 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है, तो NaCl की मोल भिन्न, तो जरा बताओ यहाँ पर कितने लोगों को घोला गया है। बोल सर यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो कौन है, NaCl, तो NaCl का कितना ग्राम है, 5.58 ग्राम, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कौन है, H2O, H2O का कितना है, बोले सर H2O का तो 90 ग्राम है। देखो यहाँ पर तुम्हें भार दिया है, तो हमें क्या मोल भिन्न निकालने, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, कि हम लोग निकालते हैं NaCl के मोल, किसके निकालते हैं, NaCl। अब मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटे अणुभार, तो दिया गया भार कितना है इसका, 5.58, अणुभार क्या होगा इसका, NaCl का, देखो Na तो होता है 23 और Cl होता है 35.5, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5, कितना आ जाएगा, 58.5। तो अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। ध्यान से देख लेना, पॉइंट किसाने के लिए 10 लगाओगे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/10 को कितना बोल सकते हैं, 0.1 बोल सकते हैं क्या, बोल सर बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा, और किसके मोल निकालने हैं, H2O के, तो भार कितना दिया है इसका, तो सर 90 दिया है, 90 में कितने का भाग लगाऊंगा मैं, 18 का, तो जैसे ही भाग लगाऊंगा ये कितनी बार जाएगा, अरे 5 बार जाएगा क्या, तो ये तो इसके मोल आ गए, और ये मोल किसके आ गए, H2O के मोल आ गए। अब आपको मोल भिन्न किसकी चाहिए, NaCl की चाहिए, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, N NaCl लिखने वाला हूँ क्या। अगर ये कहानी मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर किसके मोल, NaCl को लिखना है, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, मोल भिन्न, तो क्या लिखने वाला हूँ, X NaCl, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, NaCl के मोल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, कुल मोल। अब कुल मोल कितने, दो ही तो कंपोनेंट है वहां पर, तो दो कंपोनेंट दोनों को जोड़ दें, क्या बोलेंगे, NaCl प्लस साथ में क्या होगा, NH2O,
तो जरा जल्दी से बता दीजिए NaCl के मोल कितने आए थे 0.1 डिवाइड बाई इसके मोल कितने आए थे 5 प्लस 0 सॉरी उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं वैसे चलेगा ही। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे 0.1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 5.1। ठीक है, अगर इसको थोड़ा हम लोग सोल्व करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा 1/51, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक 0.1 मतलब 10 देंगे, 10 में नहीं होगा डिवाइड, फिर एक 0 आएगा। ठीक है, 100 होगा, 100 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 4 9, तो ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट 0.010। कोई है क्या आंसर? हाँ, अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर अपना यहाँ पर लग जाएगा। तो बताइए, कर सकते हो ना आराम से, सिंपल क्वेश्चन हाँ है ना, कर सकते हो सब लोग? ओके, तो यहाँ पर देखो हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब इनसे आप आराम से अपनी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लेना। कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर भी कर रहा हूँ और कुछ एक क्वेश्चन को मैं डीपीपी में सोल्व करवा दूंगा। तो आप सारे क्वेश्चन को, अगर मैं नहीं करवा पा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन, तो आप लोगों को सोल्व करने वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चल के बात करते हैं हम लोग, अगला है अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले प्रतिशत प्रतिशत पढ़ा था ना, ठीक है, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग प्रतिशत W/W से भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, सेम वही जो आप पहले पढ़ के आए थे। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, आयतन आयतन पढ़ते थे, मतलब ऊपर आयतन किसका होता था, विलय का होता था, नीचे आयतन किसका होता था, विलियन का होता था। तो अब यहाँ पर W, W क्या होता है, भार होता है क्या। तो अब हम लोग किसको लिखेंगे, भार को लिखेंगे। तो अब जरा भार को देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको जरा देख लो। हम लोग बोलेंगे विलय, विलय का भार किसमें होगा, ग्राम में है तो ग्राम में ले लो, केजी में है तो केजी में ले लो, दोनों को सेम ही लिखेंगे। नीचे क्या होगा आपके पास, नीचे होगा आपके पास विलियन, विलियन का भार। ये भी किस में लेके चलेंगे हम लोग, ग्राम में लेके चलेंगे, और प्रतिशत तो साथ में किससे गुणा करवाएंगे, तो से गुणा करवाएंगे। तो अपने पास बन गया एक समीकरण किसके लिए, प्रतिशत W/W के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बहुत रेयर चांस है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको भी देखो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी लिखा था, आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 10% W/W, इसका मतलब क्या है, बोले सर इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास 100 ml कौन है, सॉरी यहां पर ग्राम में लेके चलेंगे हम लोग, 100 ग्राम हमारे पास कौन है, विलियन है, तो वहां पर हमारे पास 10 ग्राम कौन होगा, 10 ग्राम होगा विलय। बताइए, अगर 10 ग्राम विलय हो गया तो आपके पास 90 ग्राम कौन हो जाएगा, अरे विलायक हो जाएगा क्या, तो सर बिल्कुल हो जाएगा, 90 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। बताइए, कर सकते हो आप आराम से, कर सकते हो ना। ठीक है, अब इसी की हेल्प पे देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 10% ग्लूकोज के 1 लीटर विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज को घोला जाता है। ठीक है, मतलब देखो अभी इसने क्या दे दिया आपको, प्रतिशत W/W दे दिया, कितना दे दिया 10 दे दिया ना। अभी बोला 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन है, मतलब वॉल्यूम कितना है आपके पास 1 लीटर। ग्राम में पूछा आपके पास, मतलब W आपको क्या बताना है, ग्लूकोज, ये आपको बताना है। तो बताइए प्रतिशत W/W का सूत्र क्या होता है, बोले सर प्रतिशत, अभी मैंने लिखा था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या रहेगा 10, तो प्रतिशत W/W तो कितना देगा 10, डिवाइड यहाँ पर क्या होगा, विलय का भार, क्या होगा विलय का भार, और विलय के भार को मैं कैसे लिखता हूँ, W विलय बोल दूं, यहाँ पर यहाँ विलय कौन है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर। डिवाइड में क्या होगा, विलियन का भार, क्या होगा आपके पास, विलियन का भार। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है विलियन का, क्या दिया है यहाँ पर आपको, आयतन दिया है। मतलब यहाँ पर प्रतिशत W/W ना देके आपको प्रतिशत W/V में कुछ पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा ये चेंज कर लेना। यहाँ पर आपको क्या दिया है, इसकी जगह दिया है प्रतिशत W/V। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने पहले इस पे ध्यान नहीं दिया था कि आपके पास क्या है, लीटर में है, तो कितना दिया आपको, W/V दिया है। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज का आप किस में कैलकुलेट कर रहे हो, अगर ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो तो नीचे वाला किस में लिखना पड़ेगा आपको, ml में। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, अरे 1000 ml होते हैं क्या,
मल्टीप्लाई बाई साथ में कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। तो अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ठीक है, ये इधर आएगा गुणा होगा, तो डब्ल्यू ग्लूकोज कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ग्लूकोज आपके पास हो जाएगा 10 × 10 कितना हो गया, अरे 100 ग्राम हो गया क्या, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, 100 ग्राम, सी आंसर हो जाएगा क्या, क्या कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन, हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी का आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप इन सारे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन को कर लेते हो ना, फिर आप ये कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले उनको आप प्रैक्टिस करना, आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, पीपीएम। ओके, उसी में चल रहा है, फोर्थ पार्ट अपने पास कौन सा है, पीपीएम है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पीपीएम के बारे में आपसे डिस्कस किया था। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यही तो होता है। तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना हो, पीपीएम W/W, मतलब इनको किस में से लेके चलेंगे हम लोग, 10⁻⁶, 10 लाख से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पीपीएम W/W। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा बताइए मेरे को। हम लोग बोलेंगे देखो W भार है, तो भार किसका होगा, विलय का भार, किसका होगा, विलय का भार, बटे नीचे क्या होगा, W फिर से है, तो नीचे किसके लिए लिखते हैं हम लोग, विलियन के लिए लिखते हैं, तो नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलियन का भार। और किसके लिए लिख रहे हैं, पीपीएम के लिए लिख रहे हैं, तो 10⁻⁶ से क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻6 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, गुणा करवा देंगे। बताइए क्या आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो क्या, बोले सर बिल्कुल, अगर इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन, पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर पीपीएम की जरूरत पड़ती है जब सांद्रता हमारे पास अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पीपीएम की जरूरत पड़ती है। कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो ये कुछ सांद्रता की इकाइयां थी जो हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जहां से हम लोग सारे पैटर्न से मतलब मिक्स होके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, ये मान के चलो बोर्ड में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन बोला जाता है, ये आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वहां पर बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जल का घनत्व इसने दिया है, बताओ घनत्व बराबर क्या होता है, अरे द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है घनत्व बराबर। ये कितना दिया है इसने, 1 ग्राम पर ml, यही तो दिया है, तो ml यहाँ पर भी 1 कर दूं क्या। तो देखो इस फॉर्मूले का अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं तो बताओ, मेरे पास जो W दिया है वो कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है, जो आयतन दिया है वो कितना दिया है, 1 ml दिया है। को समझ पा रहे हो, मैंने क्या किया, बस दोनों को बराबर करवाया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। जो आपके पास चीजें लिखी हुई ना, उसी को मैंने बस सिर्फ ऐसे लिख के दोनों को बराबर करवाया। तो W कितना हो गया, 1 ग्राम, आयतन कितना हो गया, 1 ml, समझ पाए। ठीक है, क्या पूछा है अब उसने, मोल पर लीटर, मतलब मोलरता पूछी है क्या। तो बताओ मोलरता का सूत्र क्या होता है, बोले सर मोलरता बराबर तो होता है W विलय, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, M विलय, मल्टीप्लाई में होता है वॉल्यूम, अगर ml में दिया हो तो साथ में क्या करते हैं, 1000 से गुणा भी करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर जल है, तो आपके पास विलय और विलायक दोनों किसकी कौन काम कर रहा है, इसकी तरह काम कर रहा है, जल ही कर रहा है, मतलब विलय भी हम लोग जल ही लेके चलेंगे और विलायक भी हम लोग क्या लेके चलेंगे, जल ही लेके चलेंगे, ठीक है। और जो विलियन बन रहा है वो भी किसका है, अपने पास जल का ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं m बराबर, क्या लिखेंगे, विलय का भार कितना दिया है, 1, बिल्कुल लिख दो, मल्टीप्लाई में 1000 चल रहा है उसको ऐसे कैसे रख लो, डिवाइड बाई विलय का अणुभार, अणुभार पानी का अणुभार कितना होता है, अरे H2O 18 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना दिया है, 1 ml, कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 1000/18 होगा ना, और 1000/18 को जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 55.5 मोल पर लीटर आएगा। तो अब आपसे कोई पानी की सांद्रता पूछे तो पानी की सांद्रता कितनी होती है, 55.5 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी होता है ना, तो उसमें मोल कितने होते हैं उसके, 55.5 मोल होते हैं। बताइए कर सकते हो क्या आप आराम से, ठीक है। यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, देख लेना आपके पीवाई क्यूज में बहुत बार लिखा हुआ है, कर सकते हो आराम से। और सर ऐसे क्वेश्चन तो अब हम लोग आराम से कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 55.5। हाँ देखो इसमें मोललता भी पूछी जा सकती है, तो मोललता भी कितनी आती है इसकी, 55.5 ही आती है, तो तैयार रहना उसके लिए, कर सकते हो ना।
बताइए। ओके, अगर आप लोग कर सकते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये मान के चलो आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में बन रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन अपने आज के सेशन का, तो चलिए इसको देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिक्सिंग वाले क्वेश्चन आपको कभी देके रखे ना, तो सबसे पहले आप तो विलय, विलायक और विलियन को लिखा करो, फिर सारी चीजें अपने आप सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक साइड में तो लिखता हूँ विलय को, जो भी डिटेल्स दी है विलय के नीचे में लिख लूंगा, बीच फिर मैं लिखता हूँ विलायक को। ठीक है, और फिर जो भी डिटेल दी है विलायक के बारे में लिख दूंगा, दूसरा मैं लिखता हूँ विलियन को, और जो भी विलियन के बारे में डिटेल्स दी है वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। तो चलो पढ़ो सबसे पहले, 10% W/W एनओएच तथा जल का विलियन है। बताओ ये जो सांद्रता दी है ये किसकी दी है, क्या विलियन की सांद्रता दी है क्या? तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास जो विलियन है वो कितना है, 10% वेट बाई वेट है। बोले सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो हमें पता है, इसका मतलब क्या पता है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कौन है, विलियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर 10 ग्राम तो कौन होगा, विलय होगा। और विलय कौन है यहाँ पर, NaOH है क्या, तो क्या बोलेंगे 10 ग्राम हमारे पास कौन होगा, NaOH होगा। और बाकी जो बच गया वो पूरा का पूरा कौन होगा, पानी होगा। तो 100 में से 10 गए तो कितने बचे, 90। तो क्या बोलेंगे 90 ग्राम हमारे पास कौन है, H2O है। ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? जो मैंने पहली लाइन ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, जो 10% है उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कर सकते हो आराम से, कर सकते हो ना, बहुत अच्छा। अगर इसको आपने समझ लिया ना, ये मान के चलो आगे का क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, अब आगे के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो एक एक को पढ़ो क्या क्या कैलकुलेट करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते चलेंगे। बताइए सबसे पहले, मैं इसको पार्टीशन कर लेता हूँ बोर्ड के। ठीक है, एक नंबर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है वो बताइए जरा। बोले सर एक नंबर पे हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब मोलरता निकालनी है। तो बताइए मोलरता का सूत्र क्या होता है। बोले सर मोलरता बराबर तो होता है विलय के मोल, मोल नहीं दियो तो भार लिखते हैं हम लोग, तो भार किसका, विलय का। आयतन अगर ml में दिया हो तो 1000 से भी गुणा करवाते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है, m विलय होता है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या होता है, वॉल्यूम किस में होता है, ml में होता है। तो जरा आप देखिए यहाँ पर अभी तक आपके पास क्या है, भार आया है विलेन का, क्या आयतन आया, आपको तो आयतन की जरूरत पड़ेगी ना, नहीं आया। तो आयतन के लिए अब हम लोग किसकी तरफ देखेंगे, डेंसिटी की तरफ देखेंगे। बताइए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, W/V होता है क्या, या M/V भी लिखते हैं लोग इसको, M मतलब द्रव्यमान। तो मैं बोल रहा हूँ भार बटे आयतन, मैं इसको लिख रहा हूँ। कितना भार आपके पास, 100 ग्राम है क्या, और डेंसिटी कितनी दी है, अरे 1.5 दी है क्या, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 1.5 इज इक्वल्स टू भार कितना आपके पास 100 ग्राम, बटे आयतन कितना है निकालना है सर ये तो बताइए आयतन कितना हो जाएगा, 100 बटे 1.5 हो जाएगा क्या, अरे होगा नहीं होगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000/15 आ जाएगा क्या। तो ये आपके पास क्या आ गया, विलियन का आयतन आ गया, किस में आ गया, ml में विलियन का आयतन आ गया। तो अब जरा बताइए इस आयतन को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास आयतन भी आ गया। W विलय, क्या विलय का भार भी है क्या, बिल्कुल सर 10 ग्राम है, 1000 है ही। विलय का अणुभार, बताइए अणुभार किसके लिए होगा, NaOH के लिए, तो MnAOH कितना होगा, MnAOH होगा आपके पास 40, कितना होगा 40 होगा। बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग इसको आराम से, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर जब MnAOH हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा जरा बताइए मेरे को एक बार। यहाँ पर हमारे पास होगा W कितना ही 10 हो गया, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई साथ में क्या हो जाएगा आपके पास 40, मल्टीप्लाई बाय आयतन कितना है, 1000/15 आया क्या, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 1000 लिखूंगा तो बताइए 15 क्या ऊपर चला जाएगा, तो ये 15 ऐसे आ गया, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना बचेगा, अरे 15/4 होगा क्या, मोल पर लीटर, क्या आ गई क्या आपके पास मोलरता, बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। और सर हमें अगर मोलरता पता लगी ना तो नॉर्मलता तो हम लोग 1 मिनट में बता देंगे। कैसे बता देंगे, क्यों सर हमने पढ़ के हम लोग पढ़ के आए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा एन फैक्टर। ठीक है, तो जरा बता दीजिए मोलरता कितनी होगी। बोल सर मोलरता तो यहाँ पर कितनी है, 15/4 है, और एन फैक्टर जरा देखिए, एन फैक्टर किसका देखना है अपने को, अरे NaOH का देखना है क्या, कितने OH माइनस, एक ही तो है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एक हो गया क्या, बोल सर बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर अगर एक से गुणा करवा दें हम लोग
तो क्या इसकी नॉर्मलता पता लग जाएगी क्या? बिल्कुल। और नॉर्मलता भी कितनी होगी? 15/4 हो गई। क्या कर सकते हो आप सब लोग? कर सकते हो ना? ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, उसको भी जरा देख लेते हैं। अब अपने पास बच रहा है, क्या हो गया? ठीक है, एम भी नॉर्मलता भी निकाल दी। अब एक तो स्मॉल एम बचा है और एक एक्स बचा है, तो चलो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। बताइए स्मॉल एम किसके बराबर होता है? बोल सर स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू विलय गुणा 1000 बटे क्या होता है आपके पास? एम विलय, साथ में क्या होता है? डब्ल्यू विलायक होता है। तो अब जरा पीछे चलिए और सारे वैल्यूज मेरे को बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पीछे चलते हैं। ठीक है, अपने पास बताइए अपने को क्या चाहिए? डब्ल्यू विले चाहिए। बताओ विले का भार कितना था? 10 ग्राम था, तो ये मैंने कितना लिख दिया? 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय साथ में कितना रहेगा? 1000 रहेगा। बटे अणुभार कितना था इसका? NaOH था तो 40 हो जाएगा। गुणा विलायक कितना था आपके पास? अरे विलायक, पता है बहुत सारे लोग क्या करेंगे, विलियन लिखेंगे। विलियन तो 100 था, लेकिन विलायक तो हमारे पास कितना था? 90 था ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? विलायक लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलायक के बारे में। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 90। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए जल्दी से। तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये m बराबर आपके पास हो जाएगा 100/4 गुणा 9। बताइए आगे सोल्व कर सकते हो आप लोग इसको? कर सकते हो ना? बोल सर बिल्कुल कर लेंगे। अब आपके पास कौन बचा? अब आपके बचा x। किसके लिए बताना है x? NaOH के लिए। बताइए अगर आपको NaOH के लिए x बताना है तो क्या होंगे? मोल भी है ना, तो क्या होंगे? NaOH के मोल बटे कुल मोल। NaOH के मोल कितने होंगे? n NaOH वो भी अभी देख लेते हैं। डिवाइड बाई क्या होंगे? n NaOH प्लस साथ में क्या होगा? NH2। यही तो कहानी होगी। तो जरा आप एक बार पीछे चल के मोल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो अगर इसके मोल निकालने हो तो मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है? 10। अणुभार कितना होता है? 40। तो कितने मोल हो गए? 1/4। कर सकते हो? यहाँ पर आ जाओ। इसके मोल कितने हैं? बोलो सर भार बटे अणुभार। भार तो हो गया 90 और अणुभार कितना होता है जल का? 18 होता है। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया क्या? तो मोल भी निकाल ली हमने दोनों के। ठीक है, अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक्स NaOH। तो बताइए यहाँ पर NaOH के मोल कितने आए थे? 1/4 बटे साथ में क्या लिखेंगे हम लोग? 1/4 प्लस क्या रहेगा अपने पास? 5 रहेंगे पानी के मोल। अरे 5 ही तो है ना। हाँ ठीक है, तो एक्स NaOH सोल्व कर सकते हो ना आगे? चलो जल्दी से यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ये कितना हो गया? 1/4। यहाँ पर अगर 4 एलसीएम ले लूँ तो ये कितना होगा आपके पास? 1 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बताइए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा? ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना होगा? 21। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/21। तो आपने क्या निकाल दिया? एक्स NaOH निकाल दिया क्या? बताइए कर सकते हो क्या आराम से? अरे हाँ है ना, कर सकते हो ना आराम से? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या देख लिया। आज जितनी भी कंसंट्रेशन की यूनिट्स थी आपके एनसीईआरटी में सारी हमने कवर कर ली है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी और बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा सारी चीजों को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, अगर समझ में नहीं आई तो चीजें वापस से रिवाइंड करके देखना, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर सीख लिया, ये मान के चलना फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल स्मूथली चीजें सीखने जाओगे। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तब तक मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलेयता के बारे में, मतलब विलियन के बारे में मेजरली डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, जहां पर हम लोग हेनरी का लॉ और रोल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।